मैं एक रोमांस नॉवेल की बेइंतहा रोमांटिक नायिका हूँ। मैं किसी भी चीज को प्यार की कहानी बना सकती हूँ। हॉरर गेम में आते ही पहले ही दिन बॉस सबको कहता है कि वे चुने कि वे किस तरह मरना चाहते हैं। बिना एक पल गंवाए मैं बोल पड़ती हूँ। मैं चुनती हूँ लाल होते गाल, तेज धड़कता दिल और तड़पती चाहत में दम टूट जाना। यह सुनकर बॉस बिल्कुल जड़ हो जाता है, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही न हुआ हो। उसके चारों ओर घूमता काला धुआं भी पूरी तरह थम जाता है। ट्रिपल्स रैंक इंस्टेंस में आपका स्वागत है। कृपया अपनी मौत का तरीका चुने। सब घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। तभी काले धुएं में से सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी बाहर आता है। उसके हाथ में मौत जैसी काली दरांती होती है। सुनहरे बालों वाला एक लड़का हंसते हुए कहता है, इतना बड़ा प्रैंक, क्या इन इफेक्ट्स से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? वह आगे बढ़कर उस आदमी को धक्का देता है, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। अगले ही पल उसका हाथ सड़ने लगता है। वह चीखते हुए मदद मांगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर फट जाता है और चारों तरफ खून बिखर जाता है। मौत की संख्या 1, बचे हुए खिलाड़ी 5। ट्रिपल्स रैंक इंस्टेंस में आपका स्वागत है। विश, कृपया अपनी मौत का तरीका चुने। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही है थी, लेकिन उसकी आवाज और मौजूदगी बाकी सबसे अलग थी। फिर वह बोला, अगर तुम में से किसी की कोई इच्छा नहीं है तो मैं किसी एक को अभी काट दूंगा। घबराकर एक आदमी बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत बुढ़ापे में शांति और प्राकृतिक तरीके से हो। बाकी सभी ने भी वही इच्छा मांग ली। सबको लगा कि उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुन लिया है। वे खुशी से कहने लगे, अब बॉस हमें छू भी नहीं सकता। क्या यह इतिहास का सबसे आसान ट्रिपल्स इंस्टेंस है? तभी बॉस चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सिर्फ तुम बची हो। तुम किस तरह की मौत चुनती हो? अब तो मैं गई। हॉरर गेम में आने से पहले मैं एक रोमांस नॉवेल की नायिका थी। अगर मरना ही है तो कम से कम अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करके मरूंगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं चुनती हूँ लाल होते गाल, जोरों से धड़कता दिल, कांपते घुटने, धुंधली आंखें और तड़पती चाहत में दम टूट जाना, और वह भी सिर्फ तुम्हारे साथ। बॉस फिर से पूरी तरह शांत हो गया। उसके चारों ओर का काला धुआं भी रुक गया। मैं इंतजार करती रही, लेकिन इस बार उसने जैसा तुम चाहो नहीं कहा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, इच्छा दर्ज कर ली गई है। कृपया बॉस के साथ विला में जाएं। 3 दिनों तक जीवित रहें। इस दौरान मिलने वाले हर साइड क्वेस्ट को पूरा करने पर आपको एक नई इच्छा मांगने का मौका मिलेगा। केवल वही खिलाड़ी बचेगा जिसकी इच्छा सही होगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। फिर हम सब विला के अंदर गए। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, दीवार पर खिलाड़ियों की तस्वीरें टंगी दिखी। बाकी सबकी तस्वीरों पर उनकी इच्छा लिखी थी, लेकिन मेरी तस्वीर बिल्कुल खाली थी। सब मुझे घूरने लगे। बूढ़ेली बोले, तुमने हमारी तरह इच्छा नहीं मांगी थी, बताओ तुमने कैसी मौत चुनी? मेरे जवाब देने से पहले ही बॉस सपाट आवाज में बोला, खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों की इच्छाओं के बारे में पूछने की अनुमति नहीं है। अजीब बात थी। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। बाकी खिलाड़ी चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। उन्हें लगा कि बॉस ने मुझे निशाना बना लिया है और मैं पहली रात नहीं बचूंगी। उन्होंने कहा, हमें रणनीति बनानी चाहिए, तुम इसमें मत पड़ो। सारे अच्छे कमरे उन्होंने अपने लिए रख लिए और मेरे हिस्से में सबसे छोटा, सबसे गंदा नौकरों का कमरा छोड़ दिया। वैसे भी तुम आज रात नहीं बचोगी, कहीं भी सो जाओ। धीरे धीरे ड्राइंग रूम खाली हो गया और वहाँ सिर्फ मैं और बॉस रह गए। वह जाने लगा तो मैंने तुरंत आवाज दी, रुको, मैं नौकरों वाले कमरे में नहीं रहने वाली। इस विला में तुम्हारा अपना कमरा तो होगा, क्यों ना हम एक ही बिस्तर पर सोएं। वह कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे दौड़ी। क्या तुमने मेरी इच्छा पूरी करने का वादा नहीं किया था? उसने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया। मैंने जिद करते हुए कहा, लेकिन इस इंस्टेंस का नाम ही विश है। क्या इसमें हर खिलाड़ी की इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए? सिर्फ मेरे साथ अलग नियम क्यों? मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर आह भरकर बोला, ठीक है, मेरे साथ आओ। वह मुझे लंबे घुमावदार गलियारों से ले जाकर एक शानदार बेडरूम में पहुंचा। मैं सीधे विशाल बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ी और लंबी सांस लेकर बोली, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर पलटकर अपने पैर उसकी तरफ बढ़ाए और बेशर्मी से कहा, मेरे पैर दबाओ। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मैंने फिर पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें हमेशा बॉस तो नहीं बुला सकती। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ एक खिलाड़ी हो, बस जिंदा रहने पर ध्यान दो। जानू, बड़े साहब, मेरे पति, मेरे स्वामी। आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा नाम रिवर है। अच्छा, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। वह अपनी कलाई हल्के से घुमाता है। काले धुएं की एक लहर मेरी तरफ बढ़ती है और मैं तुरंत बेहोश होकर गिर जाती हूँ। अगली सुबह चीखों की आवाज से मेरी आंख खुलती है। रिवर पहले ही जा चुका होता है। मैं भागकर ड्राइंग रूम में पहुंचती हूँ। यह कैसे हो सकता है? बूढ़ेली की उम्र तो 40 के आसपास थी, लेकिन उसका शरीर तो बहुत ज्यादा बूढ़ा लग रहा है। उम्र का हिसाब बिल्कुल नहीं मिल रहा। तभी कोई कहता है, याद है हमने कल क्या इच्छा मांगी थी? शांत और प्राकृतिक बुढ़ापे में मौत। और देखो, वह ठीक उसी तरह मरा है। हमने इस ट्रिपल एस इंस्टेंस को बहुत हल्के में ले लिया था। अब क्या करें? उस बेवकूफ लड़की की इच्छा छोड़कर हम सबने बूढ़ेली जैसी ही इच्छा मांगी थी। क्या अब हम सभी मरने वाले हैं? तभी एक आदमी बोला, जरूरी नहीं। सिस्टम ने कहा था कि 3 दिनों में हर पूरा किया गया साइड क्वेस्ट एक नई इच्छा देगा। अगर सही इच्छा मांगी तो अभी भी बच सकते हैं। फिर एक महिला आगे आई। मेरा नाम चेन है, लेकिन मुझे सैंड्रा कह सकते हो। पहले मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करो तो मैं हम सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी। डरे हुए लोगों को उसका शांत और आत्मविश्वासी रवैया पसंद आया और वह सबकी नेता बन गई। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, साइड क्वेस्ट अनलॉक हुआ, बॉस की दावत। सभी खिलाड़ियों को बॉस के साथ भोजन करना होगा। हर खिलाड़ी एक डिश पेश करेगा। जिसकी डिश बॉस को सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसे बॉस की कृपा और एक अतिरिक्त इच्छा मिलेगी, लेकिन जिसकी डिश उसे सबसे कम पसंद आएगी उसकी मौत हो जाएगी। सैंड्रा मुस्कुराई, यही हमारा मौका है। उसके कहने पर सभी लोग पूरे विला में सुराग ढूंढने निकल पड़े। मैं चुपचाप स्टडी रूम में गया। शेल्फ से एक किताब निकाली जो दरअसल फोटो एल्बम थी। उसमें एक छोटे लड़के की बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें थीं। 3 साल की उम्र तक वह खुश दिखाई देता था, लेकिन 5वें जन्मदिन के बाद सब बदल गया। हर जन्मदिन की तस्वीर में केक बिना छुए पड़ा था और उसकी
आंखों में सिर्फ ठंडापन और तिरस्कार दिखाई देता था। रसोई में लौटकर मैंने आज रात का मेन्यू देखा। 5 डिशें थीं, सीजर सलाद, ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, पैन सीयर्ड कॉर्ड, क्रीमी वेजिटेबल ग्रेटिन और फ्रूट केक। तभी बाकी लोग भी सुराग लेकर लौट आए। किसी को नौकरों की नोटबुक मिली थी जिसमें लिखा था कि छोटे मालिक मांस कम खाते हैं और सब्जियां पसंद करते हैं। किसी ने बताया कि फ्रिज दूध और डेयरी प्रोडक्ट से भरा था। सैंड्रा तुरंत बोली, क्रीमी चीजें और सब्जियां यानी क्रीमी वेजिटेबल ग्रेटिन, यही बॉस की पसंदीदा डिश है। लेकिन दिक्कत यह थी कि एक ही डिश 2 खिलाड़ी पेश नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक को बॉस की कृपा मिलती। सैंड्रा बोली, मैं सही इच्छा पहले ही सोच चुकी हूँ, अगर सब ठीक रहा तो मैं हम सबको सुरक्षित बाहर निकाल सकती हूँ, इसलिए ग्रेटिन मुझे ही पेश करने दो। काफी देर की झिझक के बाद सब मान गए। तभी एक छोटी लड़की डरते हुए बोली, लेकिन उसकी सबसे नापसंद डिश कौन सी है? अगर उसमें गलती हुई तो सीधी मौत है। मैंने धीरे से कहा, मुझे स्टडी में मिले फोटो एल्बम में हर जन्मदिन पर केक बिना छुआ हुआ दिखा, इसलिए मुझे लगता है कि बॉस को फ्रूट केक सबसे ज्यादा नापसंद है। अब सबसे मुश्किल सवाल सामने था। हर किसी को एक डिश पेश करनी थी और किसी एक को मौत वाली डिश लेनी थी ही पड़ती। सैंड्रा ने कहा, चलो चिट्ठियां निकालते हैं, यही सबसे निष्पक्ष तरीका है। पर्चियां निकाली गईं और छोटे बालों वाले आदमी के हिस्से में मौत वाली डिश आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह गुस्से से मुझे घूरने लगा। दावत शुरू हुई। सबसे पहले सैंड्रा ने क्रीमी वेजिटेबल ग्रेटिन पेश की। सिस्टम बोला, बधाई हो, आपने बॉस की सबसे पसंदीदा डिश पेश की है। आपको बॉस की कृपा और एक अतिरिक्त इच्छा मिली है। कृपया अपनी मृत्यु का तरीका चुनिए। सैंड्रा बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत इस इंस्टेंस के नियमों से बाहर हो। इस इंस्टेंस के अंदर मौजूद कोई भी चीज, न बॉस, न कोई असामान्यता, न कोई आपदा, न कोई दुर्घटना मुझे नुकसान पहुंचा सके। अगर मैं नियम भी तोड़ दूं तब भी मैं बिना किसी नुकसान के यहाँ से बाहर निकल जाऊं। सिस्टम बोला, जैसी आपकी इच्छा। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर सब भड़क उठे। तुमने कहा था कि तुम हम सबको बाहर निकालोगी, सैंड्रा ने ठंडे स्वर में कहा। इस दुनिया में हर इंसान खुद के लिए लड़ता है। ये हॉरर गेम है। किसी अजनबी पर भरोसा करना तुम्हारी गलती थी। अब किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची। एक एक करके सबने अपनी डिश पेश की। सीजर सलाद, ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, पैन सीयर्ड कॉर्ड। हर बार सिस्टम का जवाब एक ही था, न कोई इनाम, न कोई सजा। जब मेरी बारी आई तभी छोटे बालों वाला आदमी अचानक मुझे धक्का देकर आगे भागा और मेरे कुछ करने से पहले पैन सीयर्ड कॉर्ड बॉस के सामने रख दी। वह हंसते हुए बोला, अपनी डिश भी नहीं संभाल पाए, इसमें मेरी क्या गलती? बाकी लोग ठंडी नजरों से मुझे देखते रहे और कमरे से बाहर चले गए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, खिलाड़ी युकी, अब आपकी बारी है, कृपया अपनी डिश बॉस को पेश करें। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और पूरे समय बिना हिले बैठे रिवर की तरफ देखने लगा। दावत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब तो मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन अगर मरना ही है तो कम से कम मौत यादगार होनी चाहिए। मैं केक के ऊपर रखी एक चेरी उठाकर अपने मुंह में रख लेती हूँ, फिर उंगलियों पर क्रीम लगाकर धीरे धीरे बॉस की तरफ बढ़ती हूँ। पहले क्रीम चखोगे या चेरी, या फिर मैं अपने हाथों से खिलाऊं? तभी खनखनाने की आवाज आती है। रिवर के हाथ से कांटा और चाकू जमीन पर गिर जाते हैं। उसका चेहरा काले धुएं से ढका था, फिर भी साफ महसूस हो रहा था कि वह घबरा गया है। मैं उसका कॉलर पकड़कर उसके होंठों का अंदाजा लगाती हूँ और उसे किस कर देती हूँ। फिर अपने मुंह की चेरी उसके मुंह में पहुंचा देती हूँ। वह विरोध करता है, लेकिन मैं चेरी हल्के से काट देती हूँ और आखिरकार वह उसे निगल लेता है। उसी पल उसके चारों ओर का काला धुआं जोर से फैल जाता है। मैं मुस्कुराकर क्रीम लगी उंगली उठाती हूँ। अभी क्रीम भी बची है, चखोगे? वह झिंक कर बोला, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। फिर धीमे से पूछ बैठा, क्या वह तुम्हारी पहली किस थी? रिवर मुंह फेर लेता है, लेकिन उसके आसपास का काला धुआं फिर भी उत्सुकता से मेरी तरफ बढ़ने लगता है। वह धीरे से बुदबुदाता है, उसके पास मत जाना। धुआं आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुरंत पीछे हट जाता है। मैं उसे और छेड़ने ही वाली थी कि तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, साइड क्वेस्ट बॉस की दावत पूरी हुई, किसी खिलाड़ी की मृत्यु नहीं हुई। अचानक रिवर का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसकी मौजूदगी पहले से भी ज्यादा ठंडी और डरावनी हो गई। उसने धीरे से छोटे बालों वाले आदमी की तरफ देखा और एक हाथ उठा दिया। अगले ही पल वह आदमी खून के धुएं में फट गया। उसे मारने के बाद रिवर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। बाकी खिलाड़ी मुझे घूरते रह गए, लेकिन मैं उनकी परवाह किए बिना उसके पीछे दौड़ पड़ी। कमरे में पहुंचते ही वह फिर काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। साफ था वह जानबूझकर मुझसे बच रहा था। अगली सुबह पता चला कि एक और खिलाड़ी मर चुका है, लेकिन इस बार मरने वाली सैंड्रा थी। सब दंग रह गए। सैंड्रा ने तो ऐसी इच्छा मांगी थी कि इस इंस्टेंस का कोई भी नियम या मैकेनिज्म उसे नुकसान न पहुंचा सके। फिर वह सैंड्रा ने से मर गई। सिस्टम ने जवाब दिया, खिलाड़ी सैंड्रा की मृत्यु किसी दूसरे खिलाड़ी के घात लगाकर किए गए हमले से हुई है। यह इंस्टेंस के नियम या मैकेनिज्म की वजह से नहीं हुई, इसलिए उसकी मृत्यु वैध है। खेल जारी रहेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा। आखिर सैंड्रा ने सबके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए किसी ने रात में उससे बदला ले लिया होगा। तभी एक लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन सबसे अजीब तो तुम हो। केक देने वाला मरना चाहिए था, लेकिन तुम बिल्कुल सही सलामत लौट आए। और जब तुम बॉस के पास गए थे तब वहाँ कोई नहीं था। किसी को नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। उसके बाद छोटे बालों वाला आदमी मर गया। मैंने सुना है कुछ इंस्टेंस में एनपीसी खिलाड़ियों का रूप लेकर अंदर घुस जाते हैं। मुझे पूरा शक है कि वही एनपीसी तुम हो। नेट सच कहूं तो उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे भी लगा कहीं मैं सच में एनपीसी तो नहीं हूँ। फिर खुद ही अपनी सोच पर हंसी आ गई। तभी उसने जेब से बंदूक निकाली और सीधे मेरे सिर पर तान दी। अब जो भी पूछूंगी सच सच जवाब दोगे। पहला सवाल, इस इंस्टेंस में तुम्हारी असली भूमिका क्या है और बॉस के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने कहा, ये तो 2 सवाल हो गए। उसने चुपचाप ट्रिगर पर उंगली रख दी। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, मैं उसकी पत्नी हूँ। वह जोर से हंस पड़ी। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मैंने जल्दी से कहा, जरा सोचो, अब तक जितने भी लोग मरे हैं उन सबका किसी न किसी तरह मुझसे झगड़ा हुआ था। छोटे बालों वाले आदमी ने मुझे धक्का दिया था। सैंड्रा ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। बूढ़ा ली भी वही था जिसने सबको मेरे खिलाफ भड़काया था। देखो, मेरे पति बुरे इंसान नहीं है, बस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। जो भी मुझे चोट पहुंचाता है उसका
मन उसे मार डालने का करता है, इसलिए बेहतर होगा यह बंदूक नीचे रख दो। अगर वह यहाँ आ गए तो मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या होगा। वह काफी देर तक मुझे घूरती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। हे भगवान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैंने बेबस होकर कंधे उचकाए। मैं तो बस एक रोमांस नॉवेल की नायिका हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो उनसे खुद पूछ लो। बस इतना पूछना कि क्या मैंने कल उन्हें किस किया था, इतना ही काफी होगा। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। साइड क्वेस्ट अनलॉक हुआ, बॉस का सच। हर खिलाड़ी बॉस से 3 सवाल पूछ सकता है। बॉस केवल सच बोलेगा, वह झूठ नहीं बोल सकता। खेल के अंतिम नतीजे से जुड़े सवाल पूछना मना है। उसके पिछले जीवन से जुड़े सवाल सही इच्छा का सुराग दे सकते हैं, लेकिन इससे बॉस नाराज भी हो सकता है और खिलाड़ी तुरंत मारा जा सकता है। मैं बिना एक पल गंवाए रिवर के पास पहुंची। मेरा पहला सवाल, कल रात जब मैंने तुम्हें किस किया था उसका स्वाद कैसा था? रिवर बिल्कुल स्थिर हो गया। साफ महसूस हो रहा था कि वह इस सवाल का जवाब बिल्कुल न ही देना चाहता, लेकिन नियम तो नियम थे। आखिरकार उसने धीमे से कहा, मीठी चेरी। उसका जवाब सुनते ही बाकी दोनों खिलाड़ी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? रिवर ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और बोला, तुम्हें सिर्फ 3 सवाल पूछने का मौका मिला है और उनमें से एक इतना बेकार सवाल पूछ रही हो। मैंने तुरंत कहा, बेकार बिल्कुल नहीं है, मुझे यकीन है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात है। 24 इतना काफी नहीं है, ये जवाब सटीक नहीं है। ओह 24 सेंटीमीटर। रुको, तुम आखिर पूछ क्या रहे हो? क्या तुम्हें कुछ हो गया है? चारों तरफ गहरी खामोशी छा जाती है। लंबी चुप्पी के बाद रिवर बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, सेंटीमीटर। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, फिलहाल मेरे लिए इतना काफी है। आखिरी सवाल सोच समझ कर पूछूंगा, अब तुम दोनों पूछो। लड़की आगे बढ़ी, क्या यह विला कभी तुम्हारा घर था और क्या यहीं तुम्हारी मौत हुई थी? रिवर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। उसने दूसरा सवाल पूछा, जब तुम जिंदा थे क्या इस विला में तुम्हारे साथ शारीरिक या मानसिक अत्याचार हुआ था? हाँ। फिर उसने आत्मविश्वास से पूछा, क्या तुम्हारी मौत परिवार के किसी सदस्य की घरेलू हिंसा की वजह से हुई थी? रिवर बोला, नहीं। उसका चेहरा तुरंत उतर गया और वह निराश होकर पीछे हट गई। अब नेट की बारी थी। क्या तुम्हें नुकसान तुम्हारे परिवार के बाहर के लोगों जैसे नौकरों या स्टाफ की वजह से पहुंचा? हाँ। क्या वजह सिर्फ पैसा था? रिवर बोला, पूरी तरह नहीं। उन्होंने मुझे सीधे नहीं मारा और न ही मेरा दर्द बढ़ाना उनका असली मकसद था। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। नेट ने फिर पूछा, क्या तुम उनसे नफरत करते हो? हाँ। आखिरी सवाल था, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति, क्या यह तुम्हारे मरने से पहले भी थी या अनोखी सत्ता बनने के बाद मिली? सवाल पूरा होते ही रिवर के चारों ओर का काला धुआं अचानक फट पड़ा और मुझे पूरी तरह ढक लिया। हवा में खून की तेज गंध भर गई। लंबी खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, यह शक्ति मेरे जीते जी भी थी। उसके शब्द खत्म होते ही धुआं धीरे धीरे छट गया। मैं स्टडी रूम में मिले फोटो एल्बम के बारे में सोचने लगा। 1 साल की उम्र में रिवर अपनी माँ की गोद में था और उसके पिता पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। 5वें जन्मदिन की तस्वीर में माता पिता गायब थे और सिर्फ महंगे कपड़ों में नौकर दिखाई दे रहे थे। 10 साल की उम्र तक वह मुस्कुराना छोड़ चुका था। 15 साल की उम्र में उसकी आंखें पूरी तरह खाली लगने लगी। 20 साल तक हर जन्मदिन का केक बिना छुए रह जाता था। अब सारे जवाब जोड़ने पर सच्चाई साफ थी। नौकरों ने पूरे परिवार के खिलाफ साजिश रची और रिवर को कैद कर लिया, लेकिन उसे जिंदा क्यों रखा? जरूर उसकी शक्ति की वजह से। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, अंतिम मिशन अनलॉक इच्छा। अब सभी खिलाड़ी बॉस से एक आखिरी इच्छा मांग सकते हैं। केवल वही खिलाड़ी बचेगा जिसकी इच्छा सही होगी, बाकी सभी समाप्त कर दिए जाएंगे। ध्यान दें, अब अंतिम इच्छा सिर्फ मौत के तरीके तक सीमित नहीं है। खिलाड़ी कुछ भी मांग सकते हैं। बाकी दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखने लगे। साफ था कि सही इच्छा का संबंध रिवर के अतीत से था। सबसे पहले नेट आगे बढ़ा। उसने पूरी रात इसी बारे में सोचा था। मैं इच्छा करता हूँ कि तुम अपने सभी दुश्मनों को मारकर उनसे बदला ले लो। सिस्टम ने तुरंत कहा, इच्छा अमान्य। खिलाड़ी समाप्त। अगले ही पल नेट धुएं में बदलकर गायब हो गया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं इच्छा करती हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि तुम आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सको। उसने उम्मीद से रिवर की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल धुएं का गुबार उठा और वह भी गायब हो गई। अब सिर्फ मैं बचा था। रिवर धीरे धीरे मेरे पास आया। तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे फोटो एल्बम का वह छोटा बच्चा याद आया जो 5वें जन्मदिन के बाद कभी नहीं मुस्कुराया। अगर इच्छाएं पूरी करने की शक्ति उसे जन्म से मिली थी तो वही उसका सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा अभिशाप भी थी। उसी शक्ति ने उसकी पूरी जिंदगी और मौत दोनों को बर्बाद कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं इच्छा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छाओं की वजह से सीधे या परोक्ष रूप से जिन जिन लोगों की मौत हुई वे सभी दोबारा जिंदा हो जाएं। जितने भी खिलाड़ी मरे, तुम्हारे माता पिता और तुम खुद, सब वापस आ जाओ। रिवर, मैं सच में तुम्हारी माँ और पापा को देखना चाहता हूँ। क्या तुम उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ला सकते हो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब पूरी सच्चाई सामने थी। नौकरों को रिवर की शक्ति का पता चल गया था। उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके उसके माता पिता को मरवा दिया, फिर उसे कैद करके झूठी देखभाल और मीठी बातों से बार बार अपनी कैसाएं पूरी करवाते रहे। जब वह बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि अनजाने में वही अपने माता पिता की मौत की वजह बन गया था। निराशा में उसने विला के सभी लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि खुद को भी। मेरी इच्छा में बस एक कमी थी। जिन नौकरों ने यह सब किया था वे भी दोबारा जिंदा हो जाते, लेकिन इस बार रिवर अकेला नहीं होगा। उसके माता पिता उसके साथ होंगे, उसके पास अपनी विरासत होगी और उन लोगों को उनके अपराधों की सजा दिलाने के लिए पहले से कहीं बेहतर तरीके होंगे। मुझे इससे बेहतर अंत नहीं सूझ सकता था। बधाई हो खिलाड़ियों की, इच्छा स्वीकार की गई। SSS रैंक इंस्टेंस सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सभी पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। इंस्टेंस से बाहर निकला जा रहा है। TND खेल खत्म हो चुका था। अब मेरे जाने का समय था। मैंने रिवर की तरफ देखा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? रिवर धीमे से बोला, तुम जानते हो मैं किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद कभी कोई इच्छा नहीं मांग पाया। मैंने कभी किसी भगवान से प्रार्थना नहीं की। मैं हमेशा यही मानता रहा कि इच्छाएं सिर्फ अभिशाप होती हैं, लेकिन सिर्फ इस एक बार। मैं चाहता हूँ कि इस एक बार ब्रह्मांड मेरी इच्छा पूरी कर दे। मुझे उम्मीद है कि उस दूसरी दुनिया में हम फिर से मिलेंगे। एक तेज चमकदार रोशनी फैलती है और मैं वापस अपनी दुनिया में आ जाती हूँ।
हूँ। एक रोमांस उपन्यास की नायिका होने के नाते मैं हमेशा वर्तमान में जीने पर विश्वास करती थी, लेकिन उस इंस्टेंस से बाहर आने के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। सड़क पर चलते हुए मैं हर चौड़े कंधों वाले इंसान को ध्यान से देखने लगती हूँ। मैं फ्रूट केक मंगवाना छोड़ देती हूँ। हर बार जब मैं चेरी का स्वाद चखती हूँ मुझे उसकी याद आ जाती है। वही गुस्सैल और घबराया हुआ आदमी जिसके काले धुएं ने मुझे चूमते ही विस्फोट कर दिया था। मैं एक छोटी सी किताबों की दुकान खोलती हूँ और उसका नाम स्टार कोव रखती हूँ। एक दोपहर मैं काउंटर पर झुककर आराम से अपने फोन को स्क्रॉल कर रही होती हूँ। मेरे मुंह में एक चेरी होती हूँ है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैं बिना ऊपर देखे कहती हूँ स्वागत है, आराम से देखिए। तभी एक आवाज आती है, माफ कीजिए, क्या आपके पास मोमेंट्स इन एन ओल्ड फोटो एल्बम नाम की कोई किताब है? मैं ऊपर नजर उठाती हूँ। सामने खड़ा आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में था और उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे बेहद जाना पहचाना लगा। वह धीरे धीरे अपना मास्क नीचे करता है। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, अरे क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम बिल्कुल किसी ऐसे इंसान जैसे लग रहे हो जिसे मैं पहले जानती थी। यूकी मैं हूँ। मैं मुस्कुराते हुए काउंटर के पीछे से बाहर आती हूँ। रिवर, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। मेरा मतलब तुम तो सचमुच SSS रैंक इंस्टेंस के बॉस थे। फिर तुम इस छोटी सी किताबों की दुकान में क्या कर रहे हो? वह हल्का सा नजरें फेर लेता है। उसके कानों के सिरे लाल हो चुके थे। वापस आने के बाद मैं डेला लौट गया। मुझे वह फोटो एल्बम मिल गया। मैं उसके जैसा कुछ और ढूंढना चाहता था। मैंने बहुत सारी जगहों पर तलाश की। फिर मैंने तुम्हारी दुकान का नाम देखा और अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आ गया। अपने पिछले जीवन में उसका इस्तेमाल उन्हीं लोगों ने किया था जिन्हें उसकी सेवा करनी चाहिए थी। उसने अनजाने में अपने माता पिता की मौत का कारण बनाया, कई सालों तक कैद रहा और आखिर में निराश होकर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। वापस आने के बाद भी इंस्टेंस के अभिशाप से आजाद होने के बावजूद वह अब भी अपने अतीत की परछाइयों में कैद था। मैं उसे सोफे तक ले जाती हूँ और उसके हाथ में एक कॉफी थमा देती हूँ। वैसे वापस आने के बाद भी क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाली शक्ति अभी भी है? वह जवाब देता है, नहीं, लेकिन अब तुम्हें उस शक्ति की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी इच्छाओं की वजह से किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि मैंने विला में क्या इच्छा मांगी थी? क्या मैं उसे अपनी आंखों से सच होते देख सकती हूँ? रिवर का चेहरा गहरा लाल हो जाता है। मजाक करना बंद करो, मैं मुस्कुराकर कहती हूँ। मैं उस इंस्टेंस के बाद से उसी इच्छा के बारे में सोच रही हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी हर इच्छा पूरी करोगे। अब पीछे नहीं हट सकते। रिवर का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। वह जल्दी से खड़ा हो जाता है। मुझे अब चलना चाहिए। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। दरवाजे से बाहर भागने से पहले वह काउंटर पर एक चीज रख देता है। मैं उसके पास जाती हूँ। वह एक चेरी थी। उसने उसे इतने समय तक संभाल कर रखा था और अपनी जेब में लेकर घूमता रहा था। मेरा चेहरा गर्म हो जाता है। मेरी आंखों के सामने बस विला का वही पल घूम जाता है जब वह चेरी हमारे बीच गुजरी थी और चारों तरफ काला धुआं फट पड़ा था। मैं उस चेरी को अपनी जेब में रख लेती हूँ। मुझे पता था कि यह रिश्ता यूं ही गायब नहीं होगा। मुझे पता था कि हम फिर से एक दूसरे तक पहुंच ही जाएंगे।